नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन अप पर। दोस्तों, आज हम ये जो क्लास पढ़ रहे जा रहे हैं ये 7वीं क्लास है। इससे पहले हमने 6 क्लासों में डिटेल से देखा है। दो कि रीट स्पेशल क्लासेज हैं हम जो पढ़ने जा रहे हैं। जो रीट की स्पेशल क्लास है ये फ्री बैच रहेगा। जैसे कि मैंने स्टार्ट में कह दिया था कि हम कंप्लीट कोर्स रखेंगे, जिसमें जो 60 नंबर का जो पोर्शन आता है लेवल सेकंड के लिए, उसमें जो राजस्थान जीके या फिर इंडिया जीके संबंधित जितना भी पोर्शन है 60 नंबरों का, उसके बारे में कंप्लीट फ्री बैच के बारे में बात करें। देखिए, इसमें आज हम 7th वीडियो पे पहुंच गए हैं, जिसमें पढ़ेंगे अजमेर के चौहान। कल के वीडियो में हमने डिटेल से देखा था कि चौहानों का क्या इतिहास है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, और उनका जो प्रथम पुरुष या फिर हम कहते हैं आदि पुरुष किसे कहा गया है उसके बारे में, और कहाँ पे चौहानों का विस्तार हुआ वो हमने पिछले वीडियो में देखा। आई होप आपने भी बहुत अच्छे से देखा होगा। तो वो अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो ही आगे की स्टोरी आपको समझ में आएगी। तो पुराना वीडियो आप देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। फ्री बैच रहेगा या कंप्लीट, जिसमें स्टार्ट से एंड तक सारा कोर्स करवाएंगे और आपके लेवल के अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, 7th जो आज की क्लास है उसमें पढ़ेंगे अजमेर के चौहान। देखिए, हमने सभी शाखाओं के बारे में बात की थी, जैसे अजमेर के हो गए, जालोर के हो, रणथंभौर के हो गए, बूंदी के हो गए, ठीक है, सभी के बारे में बात की थी। लेकिन आज हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे, जिसमें अजमेर के चौहानों में आज हम डिटेल से जिसको जानेंगे वो है अजयराज चौहान एवं अर्णोराज चौहान। इसके बाद सोचा था कि नेक्स्ट में जो हम विग्रहराज चतुर्थ है, क्योंकि जो इसके बाद जो शक्तिशाली शासक हुआ वो विग्रहराज चतुर्थ था। तो उसमें क्या है कि पढ़ाने को बहुत कुछ है, बहुत डिटेल्स आती है, उसमें से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो सोचा वो वीडियो हम नेक्स्ट डे रखेंगे और उसमें कंप्लीट डिटेल से बात भी करेंगे, इसलिए उसको आज साइड में रखेंगे। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे आज। तो देखिए, अजयराज चौहान, इसके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। अगर इसकी बात करें तो 1113 में इसने स्थापना की थी अजमेर दुर्ग एवं अजमेर नगर की, और 1133 में इनका शासनकाल समाप्त हो गया था। ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, बात है स्थापना की बात करें तो स्थापना इन्होंने ही की थी अजमेर की। अजमेर की स्थापना तब की जब पहले तो उसने दुर्ग बसाया। तब दुर्ग बसाने के बाद वहाँ के आसपास का जो क्षेत्र था, तो इतना सा आप याद रखें, वो क्षेत्र में जो रखा गया, नाम रखा गया, वो अजमेर नगर रखा गया, और अजमेर दुर्ग दोनों की स्थापना इसमें की है अजयराज चौहान ने। उसके बाद देखिए, उपनाम से संबंधित आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब वो किस प्रकार से हैं और उसका मतलब भी क्यों ऐसा रखा गया है वो भी हम देखेंगे। तो देखिए, गठबीटली, पहले तो ध्यान रखना कि जो गठबीटली यहाँ पर उपनाम दिया गया है वो इसलिए किया गया है क्योंकि जो अजमेर दुर्ग बना गया था, जो अजमेर दुर्ग बनाया गया था वो गठबीटली नामक एक पहाड़ी पर बनाया गया था। तो अब ये ध्यान रखना, हालांकि इतना बड़ा चित्रकार नहीं हूँ तो मैं नॉर्मली आपको समझाऊंगा, बस आप समझने पे ध्यान रखना कि ये गठबीटली नामक एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी के ऊपर अजमेर दुर्ग के होने के कारण ही इस दुर्ग का नाम भी क्या रखे, गठबीटली दुर्ग। तो इतना सा आप याद रखें। उसके बाद देखिए, तारागढ़ इसको क्यों कहा जाता है, तो तारागढ़ में इसलिए ऐसा कहा जाता है। देखिए, तारागढ़ की भी एक स्टोरी है, इसको मैं बताऊं जब, हालांकि हम जब मेवाड़ का इतिहास इत्यादि पढ़ेंगे तब इसमें डिटेल से और भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी मैं बता देता हूं तो आपको रोचकता भी बनी रहेगी और आपको ये पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट भी रहेगा। तो देखिए, तारागढ़ जो दुर्ग है इसका नाम क्यों रखा गया है, वो इसलिए रखा गया कि तारागढ़ ये ताराबाई के नाम पर रखा गया। अब ताराबाई कौन थी, तो ये बात ध्यान रखें कि अब हम जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि मेवाड़ के जो शासक हुए हैं रायमल, उनके जो पुत्र थे बड़े बड़े, पृथ्वीराज सिसोदिया, तो उनकी जो वाइफ थी यानी पत्नी थी, ये थी ताराबाई। और ताराबाई के जब यहाँ पे पृथ्वीराज सिसोदिया ने यहाँ पे अजमेर में आक्रमण किया था, दुर्ग को जीता था, तो इस दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा था, तारागढ़ दुर्ग। तो इसलिए अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ दुर्ग भी रखा गया था। और ये ध्यान रखना, ताराबाई थी, हालांकि जब हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तब डीप से बात करेंगे। बाकी स्टोरी इसमें बहुत सारी है। इसमें क्या है कि तारागढ़ दुर्ग जब बसाया था तब उससे पहले ये बात होती है कि ताराबाई थी वो राव सुल्तान की पुत्री होती है, उसको पहले विवाह का प्रस्ताव हुआ था। इसमें एक तरीके से लव मैरिज टाइप की एक स्टोरी है, तब हम पढ़ेंगे तब डिटेल से समझेंगे। उसके बाद देखिए, राजस्थान की कुंजी इसको क्यों कहा जाता है, तो देखिए, कुंजी हर दुर्ग को ऐसे ही नहीं कहा जाता। उसे कुंजी कहने का मतलब एक विशेष औचित्य होता है, वो ये है कि राजस्थान के मध्य में है। राजस्थान के अगर मध्य की बात करें तो ये मध्य से थोड़ा मतलब साइड में, इसलिए इसको साइड में होने के कारण राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। हृदय हमें पता है कि बाई साइड में होता है, ये थोड़ा सा बाई यानी थोड़ा पूर्व की दिशा में स्थित है, इसलिए ये मध्य से थोड़ा सा पूर्व में होने के कारण इसे राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है।
राजस्थान का हृदय कहा जाता है और इसी के कारण इसे राजस्थान की कुंजी भी कहा जाता है, क्योंकि सभी जो सेनाओं का जब हम देखते हैं जब आक्रमण होता है तो शस्त्रागार रूप में इसे ही रखा जाता है। आगे बात करेंगे सर्वाधिक स्थानीय युद्ध झेलने वाला, ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है राजस्थान का जो सर्वाधिक स्थानीय, देखिए बाहरी की बात नहीं करा, अगर आप बाहरी की बात करोगे सर्वाधिक बाहरी युद्ध झेलने वाला कौन सा दुर्ग है तो वो बटनेर दुर्ग है जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है। वो बाहरी दुर्ग यानी बाहरी जो भी आक्रांता, जब आपको पता है जैसे कि हमने जब पुरानी सभ्यताएं पढ़ी थी तब मैंने बताया था कि जब बाहरी आक्रांताएं जब आक्रमण करते थे हमेशा कहाँ से करते, पश्चिम उत्तर पश्चिम से आक्रमण होते थे, और उत्तर पश्चिम में आक्रमण होने के कारण वहाँ पे उत्तर में क्या हुआ, उत्तर की दिशा में क्या था, वहाँ पे बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में जो कि राजस्थान में स्थित है, तो वहाँ पे सर्वाधिक आक्रमण होते थे। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं स्थानीय आक्रमण। स्थानीय का मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई राज्य है, यहाँ पे मान लो हनुमानगढ़ में किसी का राज्य हो गया, यहाँ पे जालोर का हो गया, यहाँ पे रणथंभौर का हो गया, ठीक है, मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया इत्यादि, ये जो भी राज्य थे ये राज्य विस्तार जब अपना करेंगे, चाहे वो किसी भी तरफ के राज्य हों, अपना राज्य का विस्तार करेंगे, ठीक है। जब राज्य का विस्तार करते हैं ना तब इस पे आ जाते हैं, लास्ट में विस्तार करते करते यहाँ पे आ जाते थे। अब यहाँ पे आते थे तो युद्ध होता था अजमेर के लिए, क्योंकि अजमेर मध्य में रह गया तो सभी अपना विस्तार करेंगे तो लास्ट में आके कहाँ पे रुकेंगे, मध्य में ही रुकेंगे। तो मध्य में अजमेर होने के कारण यहाँ पे स्थानीय आक्रमण हमेशा ज़्यादा झेलना पड़ता है, तो अजमेर को सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने का वो हो रहा है कि सर्वाधिक आक्रमण इन्होंने झेले हैं। देखिए इसके बारे में अगर बात करें, राजस्थान का जिब्राल्टर इसे नाम दिया गया है। और देखिए यहाँ पे आगे बात करें, देखिए हम फैक्ट टू फैक्ट ही बात करेंगे, इसमें एक्स्ट्रा बातें ये नहीं करेंगे कि आपको इतना मैटर दे दिया जाए जिससे, हालांकि मैं कुछ बातें बोलता हूँ तो वो आपको समझाने का आपको नॉलेज होना, ताकि आपको माइंड में ये रहे कि ये चीज़ें ऐसे हमने पढ़ी हैं, तो इसलिए मैं थोड़ी एक्स्ट्रा बातें बता देता हूँ। बाकी आपको जो तथ्य लिखने होते हैं वो ही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ताकि एग्जाम की दृष्टि से आपको हो सकता है हमारा लेवल थोड़ा सा बढ़ के है तो आपको रखना भी चाहिए, क्योंकि अगर लेवल टू लेवल ही आप चलोगे तो क्या पता थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा बढ़ के आ जाए तो आपको मुसीबत नहीं हो, इसलिए थोड़ा सा हम थोड़ा लेवल अप करके चलते हैं। बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं, ज़्यादा हाई भी लेके नहीं चल रहे। बाकी अगर और कोई आप एग्ज़ाम देते हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टेबल रहेंगे ये वीडियो, जो कि राजस्थान की हिस्ट्री वगैरह या फिर हम जब आगे भी पढ़ेंगे तो उससे संबंधित। तो देखिए अगर आप सेकंड ग्रेड वगैरह भी देते हो तो उसके लिए भी ये मेरे सफिशिएंट रहेंगे मैटर, तो इसलिए देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे रूठी रानी महल है, क्या है, यहाँ पे रूठी रानी का महल है। अब रूठी रानी कौन थी इससे संबंधित भी आपने, हालांकि मेरे हिसाब से पुराने वीडियो आपने और भी देखे होंगे और किसी भी चैनल पर, तो ये ध्यान रखना हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि रूठी रानी महल यहाँ पे स्थित है, वो रूठी रानी कौन थी। तो पहले तो आपको ये बता दूं कि जो रूठी रानी थी इसका ओरिजिनल नाम उमादे था, ये जैसलमेर की राजकुमारी थी रूठी रानी, और इनका जो विवाह हुआ था वो मालदेव के साथ हुआ, जो कि जोधपुर के शासक थे, मारवाड़ के शासक थे, उनके साथ हुआ था। और इनकी क्या है कि जब ये रूठी रानी जब विवाह करके आई थी मालदेव के पास में, तब विवाह में जब रात हुई थी तब ये क्या है, जब मालदेव होता है वो थोड़ा मदिरा पान किया हुआ होता है, जब ये इसके रूम में आता है तो उससे पहले ही क्या हो जाता है कि उसकी एक दासी होती थी, जो कि विवाह के समय रूठी रानी यानी उमादे अपने साथ लेके आई थी एक दासी। उस दासी के जब वो देखता है कि हाँ ये उमा होती है, रानी उमा जब अंदर तैयार हो रही होती है तब वो बोलती है दासी को कि आप जाओ और मालदेव को ये कहो कि आप थोड़ा इंतज़ार करें, मैं अभी तैयार होके आ रही हूँ। ये कहने जब दासी बाहर जाती है अपने कमरे से बाहर, तो मालदेव जब आता है तो उसको रानी उमादे समझकर उसके साथ गलत कार्य कर देता है। उससे क्या है कि रूठी रानी है जो इस बात से रूठ जाती है कि आपने ये ध्यान नहीं रखा कि यहाँ मेरी दासी है या मैं हूँ, इस कारण वो रूठ के चली जाती है। और उस समय की बात ये कहती है कि उसके बाद रूठी रानी ने मालदेव का चेहरा कभी नहीं देखा, कभी मतलब कभी भी नहीं देखा। और ये यहाँ से उठ के वो कहाँ आ जाती है, अजमेर में आ जाती है। तो अजमेर के दुर्ग में ये आ जाती है और अपने साथ साथ अपने बड़े बड़े पुत्र राम, जो इनका बड़ा पुत्र था, उसको भी साथ यहाँ पे लेके आ जाती है। और देखिए उसके बाद क्या होता है कि जब रूठी रानी होती है, जब यहाँ पे रहती है, वो कभी भी वहाँ पे नहीं जाती है, ना ही उसकी शक्ल देखती है। जब मालदेव कहीं युद्ध में जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तब उसके मरने, हालांकि ये उससे नफरत तो बहुत करती थी, लेकिन क्या है भारतीय नारी होने के कारण, अपने पतिव्रता धर्म निभाने के कारण जब मालदेव की जब मृत्यु होती है युद्ध में, तब ये भी अपने क्या है प्राणों की आहुति देती है और ये भी अपने प्राणों को मृत्यु की ओर झोंक देती है। तो ये है रूठी रानी, जो कि इसका महल है अजमेर दुर्ग में।
उसके बाद देखिए मीरान शाह की दरगाह भी यहाँ पे स्थित है। ये सीधा सीधा प्रश्न जो बनता है उसी पे हम बात करेंगे कि मीरान शाह की दरगाह है वो भी अजमेर दुर्ग में है। यहाँ पे एक घोड़े की मज़ार है, वो प्रसिद्ध है ये मीरान शाह की दरगाह के अंतर्गत, तो वो घोड़े की मज़ार है इसलिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए शाहजहाँ का पुत्र था दारा शिकोह, उसका भी जन्म अजमेर दुर्ग में हुआ है, तो ये भी आप ध्यान रखें। उसके बाद बात करें कि सोमलवती या सोमलेखा जो कि अजयराज की पत्नी, अजयराज की पत्नी होती है, और सोमलेखा या फिर सोमलवती के नाम से अजयराज ने यहाँ पे सिक्के चलवाए थे जो कि अजमेर दुर्ग के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय रहे थे। तो ये ध्यान रखना, सोमलवती के नाम से इन्होंने क्या है सिक्के चलवाए। देखिए ये थी अजयराज से संबंधित जानकारी जो आपको मेरे हिसाब से कंप्लीट समझ में आ गई होगी। देखिए इससे जितने तथ्य पूछे जाते हैं एग्जाम में उससे संबंधित हमने बात कर लिए। अब बात करते हैं हम अर्णोराज से संबंधित, थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। हाँ ठीक है, अब आते हैं अर्णोराज। देखिए इसके बाद जो शासक हुआ है, और ये भी ध्यान रखें जब अर्णोराज था, जो अंत में क्या होता है कि अर्णोराज जब देखिए 1113 में तो ये क्या स्थापना करता है, और 1133 में ये मतलब शासन समाप्त हो जाता है, और 1133 में अर्णोराज यहाँ पे शासन करने लग जाता है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि ये है ना मृत्यु के प्राप्त नहीं हुआ था, ये मतलब अपना राज्य ट्रांसफर कर गया था, मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करते ना वैसे, ये अपना राज्य किसके अपने पुत्र अर्णोराज को देकर और जंगलों में मतलब सन्यासी रूप में चला जाता है, भक्ति में लीन होने के चला जाता है। तो इतना ध्यान रखें ये मृत्यु के बाद नहीं हुआ था अर्णोराज यहाँ पे शासक, ये क्या है कि अपना राजपाट अपना सब कुछ अर्णोराज को ट्रांसफर करके फिर चला जाता है। इतना सा आप याद रखें, ये मृत्यु नहीं हुई थी उस समय इसकी, ये चला जाता है। उसके बाद ये बनता है शासक अर्णोराज, इसका पुत्र होता है। अब अर्णोराज को देखिए उपाधि से संबंधित ये प्रश्न बनता है। ये उपाधि थी अर्णोराज की महाराजाधिराज परमेश्वर, ये उपाधि थी, ये विशेष ध्यान रखें कि महाराजाधिराज परमेश्वर जो कि किसी उपाधि थी अर्णोराज की। अब बात करते हैं अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। देखिए अजमेर के अंतर्गत आना सागर झील का निर्माण जो करवाया था, ये सीधा सीधा फैक्चुअल प्रश्न है जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलता है कि आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था, तो वो अर्णोराज ने करवाया था। कब करवाया था तो ये भी ध्यान रखें 1137, कहीं पे 36 भी देखने को मिलता है, कहीं पे 37, तो 36-37 आप याद रखें। हालांकि जब क्वेश्चन आएगा तो इसमें 36 या 37 एक ही देखने को मिलेगा, बाकी अगर ऑथेंटिक की बात करें तो 37 आप याद रखें। 1137 में अर्णोराज ने आना सागर झील की स्थापना या मतलब झील बनवाई थी। अब क्यों बनाई थी देखिए इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो ये है कि अर्णोराज के समय जब अजमेर के अंतर्गत तुर्की शासकों का आक्रमण हुआ था अजमेर के अंतर्गत, तब उस आक्रमण के समय देखिए मैं बता देता हूं कि जब यह आक्रमण हुआ था तो यहां पर एक नाग पहाड़ी थी, नाग पहाड़ी, और इधर थी तारागढ़ पहाड़ी, इधर नाग पहाड़ी थी, इधर तारागढ़ पहाड़ी, और इन दोनों के बीच में जो ये हिस्सा था यहाँ पे अर्णोराज की सेना इकट्ठी हो गई थी। यानी यहाँ पे मोर्चा रखा था कि सेना को जब तुर्की सेना यहाँ से प्रवेश करेगी तो यहाँ पे सभी इकट्ठे हो गए, पूरी सेना इकट्ठी हो गई। और यहाँ पे ये ध्यान रखना, थोड़ा बता देता हूँ कि जब तुर्की सेना का आक्रमण हुआ तो यहाँ पे बहुत ही खतरनाक वाला युद्ध हुआ था, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष हुआ था खतरनाक वाला। उसके बाद ये हुआ कि अर्णोराज विजय तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऐसी ये जो भूमि थी ये इतनी पूरी रक्त हो गई, मतलब रक्त से भरपूर हो गई कि मतलब पूरी जो भूमि मिट्टी का कलर था वो पूरा लाल हो गया, जगह जगह हड्डियां मांस इत्यादि सभी कहीं पे पैर पड़े हैं, कभी कुछ पड़ा है तो पूरा धड़ वगैरह इत्यादि। इस प्रकार ये देखा गया कि यहाँ की जो संपूर्ण भूमि थी वो पूरी लाल हो गई थी। ऐसा हुआ कि पूरा नरसंहार हुआ था यहाँ पे। इस वजह से यहाँ पे एक नदी गुजरती है जहाँ पे बांडी नदी का पानी, यहाँ पे एक झील बनाई थी आना सागर ने, अर्णोराज ने, जो कि आना सागर झील थी। ये थी आना सागर झील। और इसमें पानी की बात करें तो बांडी नदी का पानी इसमें आता है, तो ध्यान रखना बांडी नदी का पानी गिरता है किसने, आना सागर झील में। और आना सागर का निर्माण किसने करवाया था, अर्णोराज ने करवाया था। क्यों करवाया था, क्योंकि तुर्कों का आक्रमण हुआ था, तब वहाँ पे नरसंहार हुआ था, और उस नरसंहार के कारण यहाँ की भूमि पूरी लाल हो गई थी। पूरा रक्त को धोने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया गया। तो ये जब झील में यहाँ पे पानी आया तो इस झील को एक साथ खोला गया था। ये नदी थी, ये झील थी, उसका पानी आया तब यहाँ पे पूरी भूमि रक्त थी, रक्त पूरी लाल हो रखी थी, उसको धोया गया था। इसी कारण आना सागर झील का निर्माण करवाया गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं पुष्कर।
देखिए पुष्कर के अंतर्गत वराह मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो भी अर्णोराज ने करवाया था। देखिए यहाँ पे बताया जाता है कि वराह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ के, हालांकि जब हम अजमेर के बारे में, जब इसमें पुष्कर झील के बारे में पढ़ेंगे झीलों के माध्यम से, तब इसमें देखेंगे, क्योंकि झीलों के मामले में जो ये झील है पुष्कर झील, ये बहुत ही विश्वविख्यात झील है ये मानता हूँ। तो ध्यान रखना है, पुष्कर झील में वराह मंदिर का निर्माण कराया था, अर्णोराज ने करवाया था। उसके बाद देखिए जगमाल इसका पुत्र था और इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम जलहन या फिर जलाना का या फिर जलन कहा जाता है। तो ध्यान रखना, दोनों इनके नाम देखने को मिलते हैं, मैं लिख ही देता हूँ। तो जलाना या फिर जलहन इनकी पुत्री का नाम था और इनका पुत्र था जगदेव। अब देखिए जगदेव में थोड़ी सी स्पेशल बात ये, हालांकि जब ये शासक बना था तो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बना था और ज़्यादा प्रभावशाली शासक भी नहीं था, तो इसके बारे में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। इसके बारे में जो मोस्टली जो देखने को जो प्रश्न बनता है वो यही थी कि ये चौहानों का पितृहंता इसे कहा जाता है, यानी पिता को मारने वाला कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखें, जगदेव था, उन्होंने अपने पिता अर्णोराज की मृत्यु की थी, मतलब हत्या की थी। तो यह ध्यान रखना कि जगदेव यहाँ का चौहानों का पितृहंता भी कहा जाता है, क्योंकि सीधा सीधा प्रश्न जब आपके सामने देखने को मिलता है कि चौहानों का, हालांकि देखिए आपको बहुत सारे पितृहंता मिलेंगे जिसमें आप पढ़ेंगे तब डिटेल से, जैसे उद्दा हो गया मेवाड़ का पितृहंता, और यहाँ पे चौहानों का जो पितृहंता है वो है जगदेव, जिन्होंने अर्णोराज की हत्या की थी। अब देखिए थोड़ी सी स्टोरी है जो कि मैं यहाँ पे बता जा रहा हूँ। तो वो इस प्रकार है कि इनकी एक पत्नी थी जो कि कांचन देवी। अब मैं एक पत्नी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस समय इनकी एक एक राजाओं की बहुत सी पत्नियां होती है, इसलिए एक पत्नी थी इनकी कांचन देवी, जो कि ये ध्यान रखना जब अर्णोराज थे अपने शासनकाल में, तब ये मालवा पर एक आक्रमण इन्होंने किया था। कहाँ पर किया था? मालवा पर किया था। वहाँ के शासक थे जयसिंह सिद्धराज, जो कि चालुक्य शासक थे। देखिए थोड़ी स्टोरी, हालांकि ये चीज़ें ज़्यादा नहीं है, आपको याद नहीं करनी, लिखनी नहीं है, आपको फैक्चुअल चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो तो आपको लिखनी है, जो मैं बता ही चुका हूँ। ये स्टोरी आपको याद रखने के लिए, नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने के लिए है। हालांकि जो अगर इंटरेस्ट रखना चाहता हो हिस्ट्री में, अगर रुचि बनाना चाहता हो, तो ये चीज़ें आपको सुनना ज़रूरी है और आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे है, जो कांचन देवी थी वो जयसिंह सिद्धराज की पुत्री थी। जब चालुक्य शासक पर इन्होंने आक्रमण किया था अर्णोराज ने, उस समय क्या होता है कि जब आक्रमण करता है तो इसको पराजित कर देता है, और अपने राज्य बचाने के लिए जयसिंह सिद्धराज ने वैवाहिक संबंध बनाए, यानी अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अर्णोराज से करवा दिया। ठीक है, इन दोनों का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद दोनों में अच्छे संबंध हो गए और राज्य करने लगे। एक बार क्या हुआ कि कांचन देवी जो कि अर्णोराज की पत्नी थी, ये दोनों पति पत्नी आपस में क्या है कि चौसा का खेल खेला जाता था। तो चौसा का खेल खेल रहे थे आपस में दोनों, और बातें करते करते ये बातें हो गई कि वो जो पत्नी थी इसकी कांचन देवी, वो ये कहने लग गई कि मेरे मतलब पीहर वाले इस प्रकार के महान योद्धा हैं, इस प्रकार महान शासक हैं। और वहीं पे अर्णोराज अपनी बढ़ाई करने लगे, भाई तुम्हारे पिता को तो मैंने पराजित किया था। ये तो दोनों में भाई साहब बहस होने लग गई। इतनी बहस हो गई कि मतलब बात युद्ध तक पहुंच गई। यानी जो मैं कहूँ ना, तो घरेलू जो बात है, घरेलू जो लड़ाई है छोटी सी पति पत्नी की, वो बात युद्ध तक पहुँच गई। वो इस प्रकार पहुँची कि ये दोनों आपस में बढ़ाई करने लग गए। जैसे वो पत्नी थी कांचन देवी अपने पीहर की बढ़ाई अपने भाई के बारे में बताने लग गई, ये है मेरा भाई, इतना अच्छा शासक है, इतना महान योद्धा है। और ये अपने धुन में था कि हाँ नहीं, मैं शासक हूँ, मैंने तो चालुक्य शासकों में जैसे तेरे पिताजी को भी हराया था, तो उसके बाद आपकी अपनी शादी हुई थी, इस प्रकार ये बताता है। तब ये युद्ध की बात ये पहुँचाती है। तो इसकी बात क्या होता है कि कांचन देवी अपने भाई को, मतलब कुछ भी समझ लीजिए, एक नॉर्मल मैसेज करती है, संदेशा भिजवाती है। उस समय तो संदेश भी, हालांकि व्हाट्सअप वगैरह तो उस टाइम था नहीं। तो यहाँ पे अपने भाई था, जो ये ध्यान रखना, इसका भाई था, कांचन देवी का भाई था, इसका नाम था कुमारपाल। ये भी चालुक्य शासक है। तो चालुक्य शासक कुमारपाल को ये संदेश भिजवाती है कि ऐसे ऐसे अर्णोराज से मेरी ऐसी ऐसी बहस हो गई, तो आप आओ और इस यहाँ पे कब्जा करो, इसके किले पर कब्जा करो। तो ये ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पे कुमारपाल क्या है कि यहाँ पे आक्रमण करता है, और आक्रमण में इतनी खतरनाक वाली इनमें लड़ाई होती है। उसके बाद अर्णोराज यहाँ पे पराजित हो जाता है और कुमारपाल जीत जाता है। अब ये राज्य बचाना था अर्णोराज को भी, तो अर्णोराज यहाँ पे थोड़ा झुका था, और क्या है, झुकने के बाद क्या है कि अपने वैवाहिक संबंध बनाए, यानी अपनी जो पुत्री थी जलहन या जलाना, उसका विवाह किससे करा दिया? कुमारपाल से। इस प्रकार ये राज्य बचा लेता है और ऐसे ही चलती रहती है। तो देखिए छोटी सी लड़ाई कितनी बड़ी युद्ध तक पहुंच गई है। हालांकि अर्णोराज से संबंधित था और ये तथ्य थे अपने अजयराज से संबंधित। तो आई होप ये दोनों जो राजा थे, ये आपको कॉन्सेप्ट इनका क्लियर हो गया होगा। ये उपाधि आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखनी है,
आना सागर झील का निर्माण भी आप याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है, 1137 में। और यहाँ पे पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये ध्यान रखना, पितृहंता, पितृहंता कहा जाता है वो जगदेव। अगर चौहानों की बात करें तो ये पितृहंता है, जो कि अर्णोराज को हत्या की थी जगमाल ने, और जगदेव ने की थी। और उसके बाद ये तो स्टोरी मैंने आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सुनाई थी, बाकी याद रखने या फिर एग्जाम में पूछे जाने वाला ऐसा कुछ नहीं था इसमें। तो बाकी ये चीज़ें हैं जो सारी इंपॉर्टेंट है, आपको पूरी फैक्चुअल चीज़ें ऐसे कैसे आपको नोट्स बनाने और लिखने हैं। हालांकि देखिए, जो हम विग्रहराज चतुर्थ जब हम कल वाला वीडियो पढ़ेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसमें बहुत ही ज़्यादा आनंद आने वाला है, क्योंकि वो एकमात्र ऐसा शासक हुआ था जिसने, हालांकि देखिए अगर राज्य विस्तार की अगर इसमें बात पूछी जाती है कि इसमें सर्वाधिक राज्य विस्तार किसने किया था, तो आपको पता है कि राज्य की स्थापना अजमेर नगर की स्थापना ही अजयराज ने की है, तो सर्वाधिक विस्तार इसी के समय हुआ है। तो ये तो छोटी सी बात, लेकिन ये एक बात क्या है कि जब हम विग्रहराज चतुर्थ पढ़ेंगे जब विग्रहराज चतुर्थ पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि उन्होंने मतलब खूब ही मतलब एकमात्र एक अलग ही योद्धा था वो, चाहे वो लड़ने में हो, चाहे वो लेखन में हो, चाहे अपनी दरबार के अंतर्गत विद्वान दरबारी रखने में हो, तो हर प्रकार से वो देखना। आप जब ये वीडियो देखोगे अगला वाला वीडियो, तो उसमें आप खुद ही समझ जाओगे कि क्या महान शासक था और क्या इसमें पढ़ने में क्या रोचकता रही है। तो देखिए ये चीज़ें थी आज से अर्णोराज और अजयराज से संबंधित। ये फैक्चुअल मेरे हिसाब से एग्जाम में इससे बार आपको देखने को क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें कंप्लीट आपके सामने हैं, और थोड़ी सी बातें हैं जो स्टोरी के माध्यम से बताई है, तो वो भी आप थोड़ा याद रखें। हालांकि ये नाग पहाड़ी है, तारागढ़ पहाड़ी इत्यादि ये भी याद रख सकते हैं। बांडी नदी का पानी आना सागर झील में गिरता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसकी डेटा आप याद रखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सभी साथी अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा, क्योंकि हम परिवार जैसे जैसे बढ़ता है हमारे को भी अच्छा लगता है और हमारे को पढ़ने में ज़्यादातर मोटिवेशन मिलता है, और आपके साथ एक नए फ्रेश वीडियो के साथ मिलते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।